एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एंटासिड। एंटासिड हमारे फार्माकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे चैनल पर इसके बहुत ही इजी वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटासिड है क्या। एंटासिड ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को कम करते हैं और इस एसिड प्रोडक्शन से जो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन है, चेस्ट पेन है, इन सब को कम करते हैं। अब एसिड प्रोडक्शन क्या होता क्या है। अब देखो, जो हमारा स्टमक है, स्टमक में हम फूड जब खाते हैं तो हमारा फूड हमारे इसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर जाता है, वहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक क्या करता है, HCl का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हम बिना टाइम मतलब बिना टाइमली खाना खाते हैं या फिर किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है या ओवर ईटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो HCl है वो स्टमक से निकलकर ईसोफेगस के साइड जाने लग जाता है, जिसके कारण ही हमारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, चेस्ट पेन होता है और भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ही एंटासिड का यूज़ किया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एंटासिड आर वीक बेसिक सॉल्ट विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड एंड राइज द गैस्ट्रिक पीएच। एंटासिड जो है वीक बेसिक सॉल्ट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाते हैं। अब गैस्ट्रिक पीएच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही जो HCl का प्रोडक्शन है वो, मतलब HCl का प्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन HCl का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड लाइन देखते हैं। एंटासिड डू नॉट ब्लॉक द एसिड प्रोडक्शन बट ओनली टेम्परली इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। ये जो होता है एंटासिड, ये HCl के प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करते हैं, जबकि ये जो गैस्ट्रिक पीएच होता है उसको थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि HCl और HCl जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। एंटासिड एक्ट ओनली व्हेन द गैस्ट्रिक पीएच इज मोर एसिडिक दैट इज लेस देन 4। एंटासिड तभी वर्क करते हैं जब गैस्ट्रिक पीएच जो है मोर ज़्यादा एसिडिक होता है, जैसे कि वो 4 से कम होता है, तभी जो है एंटासिड वर्क करते हैं। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दिखाती हूँ। अब हम जो 7, जैसे कि हम एसिड वाली जो स्केल होती है, एसिड बेस स्केल, उसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर 7 से ऊपर गए तो एसिडिक हो जाता है और 7 से नीचे गए तो बेस हो जाता है। अगर 7 से ऊपर जा रहा है मतलब ये एसिडिक होता जा रहा है, HCl का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो HCl का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये 7 से कम कम होते होते 1 तक सबसे एकदम हाईली एसिडिक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे 5th और 5 और 6 पे ये कम एसिडिक होगा, उसके बाद इधर से जो है बेस चालू होने लग जाएगा और 7 के पास न्यूट्रल रहेगा। तो जो एंटासिड होते हैं ये गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो है जिससे गैस्ट्रिक पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। They achieve their effects by neutralizing gastric acid, inhibiting gastric acid secretion और protect gastric mucosa। ये जो एंटासिड होते हैं ये जो है गैस्ट्रिक पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं इनको कम करते हैं, ब्लॉक नहीं करते, कम करते हैं। और जो एसिड सिक्रीशन है
उसे कम करते हैं। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, अब एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उससे जो है स्टमक की वॉल्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसा वो डिस्टर्ब होगी और उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो एंटासिड है उन्हें दो इसमें बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है सिस्टमिक एंटासिड एंड सेकंड है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट है और देन सेकंड है सोडियम सिट्रेट। उसके बाद देखते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड, उसमें है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, देन थर्ड है मेगाल्ड्रेट। फर्स्ट देखते हैं हम सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है। सिस्टमिक एंटासिड दे आर हाईली वाटर सॉल्यूबल एंड आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। ये जो होते हैं हाईली वाटर सॉल्यूबल होते हैं और ये जो हमारे गट में बहुत ही स्पीडली जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड देखते हैं दे रैपिडली न्यूट्रलाइज एंड acid in the stomach and locally act only for shorter duration। ये जो है बहुत ही रैपिडली न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को और हमारे जो स्टमक में है ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए वर्क करते हैं। मतलब इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये बहुत ही कम देर तक वर्क करता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं दे प्रोड्यूस CO2 which may cause abdominal discomfort and may cause rebound acidity। ये जो है CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। जब वो गैस्ट्रिक pH को न्यूट्रलाइज करते हैं उस टाइम पे ये CO2 का प्रोडक्शन करता है। अब CO2 का प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से स्टमक में डिस्कम्फर्ट होने लगता है और रीबाउंड एसिडिटी भी हो सकती है, यानी कि एसिडिटी फिर से भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज़ अ पावरफुल एसिड and rapid acid neutralizer. It is also used for alkalizing urine and to ट्रीट एसिडोसिस। ये जो एक बहुत ही पावरफुल एंटासिड होते हैं और बहुत ही पावरफुल न्यूट्रलाइज़र होते हैं। इनका जो यूज़ है वो एल्कालाइनीज यूरिन और एसिडोसिस को ट्रीट करने में भी किया जाता है। ठीक है। थर्ड देखते हैं सेकंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ठीक है। दे आर इनसॉल्यूबल बेसिक कंपोनेंट्स एंड दे न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। ये जो है वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं और ये जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने का वर्क करते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड दे आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट एंड डू नॉट कॉज एनी सिस्टमिक एसिड बेस डिस्टर्बेंस। जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं ये कोई भी स्टमक में डिस्कम्फर्ट नहीं पैदा करते हैं और ये जो गट में एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉन सिस्टमिक एंटासिड का एग्जाम्पल है। इसको देखते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर कॉमनली यूज एज एंटासिड इट्स सस्पेंशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ अवेलेबल एज एंटासिड। मैग्नीशियम सॉल्ट जो है बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सस्पेंशन होता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है और जो है ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एंटासिड। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये भी नॉन सिस्टमिक एंटासिड का ही एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एक्ट स्लोली वाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट रैपिडली। जो हमने इसके पहले पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही स्पीड से वर्क कर रहा था, लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ही स्लोली वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड थेराप्यूटिकली इन hyperphosphatemia as it binds with phosphate in the intestine and inhibit the absorption of phosphate। ये जो है हाइपरफॉस्फेटेमिया के लिए भी के लिए भी यूज़ किया जाता है।
ये फॉस्फेट के साथ बाइंड करके जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि ये हाइपर जो फॉस्फेटेमिया है वो कम हो जाता है। हाइपर फॉस्फेटेमिया यानी कि हमारी बॉडी में फॉस्फेट का लेवल जो ज़्यादा होना, ये हमारे ये फॉस्फेट के साथ बाइंड करते हैं और इंटेस्टाइन में फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिससे कि हाइपरफॉस्फेटेमिया की जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन रिलेटेड डिसीज़ होती है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं मेगाल्ड्रेट। इट इज़ अ हाइड्रेट complex of aluminum and magnesium salt. That is why it is a good antacid with rapid acid substance neutralizing action with minimal side effects. जो मेगाल्ड्रेट होता है ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि रैपिड एक्शन करता है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटासिड के इंडिकेशंस। फर्स्ट इंडिकेशन है इंडाइजेशन, यानी कि अगर फूड डाइजेशन नहीं होता है तो एंटासिड का यूज़ किया जाता है। सेकंड है रेफ्लक्स इसोफेगाइटिस, इसमें जो है इसोफेगस के अंदर एसिड का मूव होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन ज़्यादा होने से उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है पेन एंड बर्निंग विथ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर्स में जो हमारे स्टमक में छाले होते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो अगर वो होने लगता है तो भी उनमें अगर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है या पेन होने लगता है तो एंटासिड का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन ओरिजिन, अगर हमारे स्टमक में किसी अननोन रीज़न से पेन होने लगे तो हम उसे एकदम से एंटासिड नहीं देंगे। देन सेकंड है कॉशन इन रेनल फेलियर बिकॉज दे कंटेन मैग्नीशियम। जो एंटासिड है वो कभी भी रीनल फेलियर पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एंटासिड में प्रेजेंट होता है जो कि रीनल फेलियर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। देन थर्ड है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एंटासिड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द। हाइपोफॉस्फेटेमिया, यानी कि जो फॉस्फेट का लेवल है हमारी बॉडी में कम हो सकता है, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। देन थर्ड है हाइपर मैग्नीशियमिया। एंटासिड्स में जो है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अगर एंटासिड का हम ज़्यादा इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपर मैग्नीशियमिया कहते हैं। देन फोर्थ आता है इंक्रीज सोडियम कैन कॉज इडीमा एंड CHF, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इंक्रीज सोडियम, एंटासिड में सोडियम प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में एडिमा कॉज कर सकता है। आगे देखते हैं एल्कलोसिस हो सकता है इससे, या फिर डायरिया भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट आता है गिव एंटासिड एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर मील एंड एट लीस्ट 1 आवर अपार्ट फ्रॉम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। जो एंटासिड है वो हमारे पेशेंट को जो फूड दिया हो उससे 1 आवर के मतलब बाद देना चाहिए, और अगर उसे कोई एंटेरिक कोटेड टैबलेट चल रही हो तो उससे भी थोड़ा डिस्टेंस लेकर हमें पेशेंट को एंटासिड देना चाहिए। देन सेकंड आते हैं ऑलवेज गिव कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे मेक अ बैलेंस
कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विथ लग्जेटिव इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम। ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमेशा साथ में देना चाहिए, जिससे कि ये जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना शो करे, ठीक है। देन थर्ड आते हैं गिव प्रिकॉशनली ये टू किडनी और हार्ट पेशेंट और किडनी वाले पेशेंट को है, इन्हें बहुत ही प्रिकॉशन से ये एंटासिड देनी चाहिए। फोर्थ आता है टीच पेशेंट टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स सच अ स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन, एड्स because they are many contract the effects of drug। पेशेंट को हमें एजुकेट करना चाहिए कि स्मोकिंग, अल्कोहल या कैफीन इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें, और एड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज़ ना करें, क्योंकि इनका जो इनके एक्शंस वेंटा एसिड के वर्क पर बुरा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ड्रग के बीच में रिएक्शन होकर पेशेंट की बॉडी को हार्म हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।